हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में सुर्खियों में रही है। और ये अनलकीली जो वजह है जिस वजह से ये कंपनी सुर्खियों में रही है वो इस कंपनी के फेवर में नहीं है। तो कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प, और डेल्टा कॉर्प जो है इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कन्फ्यूजन है कि अब जो इस शेयर में गिरावट आई है रिसेंटली, उसको क्या एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर किया जाए। जो ऑलरेडी शेयर्स लेके बैठे हैं क्या उन्हें होल्ड करने चाहिए, और क्या बेसिकली प्रोसेस रहना चाहिए। ये जो गिरावट है इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें या इसको ये देखें कि कंपनी में बहुत सीरियस गड़बड़ है। तो वो मैं अपना ओपिनियन जो उस बारे में है वो मैं शेयर करूँगा, जिससे कि आपको मेरा एक परसेप्शन, जो मेरा एक इस बारे में एनालिसिस क्या बोलता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो अगेन इससे पहले आगे बढ़ें, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी को लेके, ना मैं इस कंपनी में कोई शेयर्स होल्ड करता हूँ, ना मेरी कोई जो है ऐसी फ्यूचर में कोई मंशा है कि मैं इसमें पोजीशन इमीडिएटली बनाऊँ। तो यहाँ मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त जो कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली क्या करना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप लॉजिक को समझिए, एनालिसिस को समझिए, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना खुद से अंडरस्टैंडिंग लेके आइए। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। तो डेल्टा कॉर्प में रिसेंटली हुआ क्या है, पहले जस्ट ब्रीफली, डेल्टा कॉर्प जो है, जिसको नहीं पता, ये कंपनी जो है ये ऑनलाइन गेमिंग, जिसको गैम्बलिंग भी कहा जाता है, उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। तो ये इनके कसिनोज़ एसेंशियली रहते हैं, वहाँ पे जो गेम्स ऑफ चांस आपकी रहती हैं, जिनको अब ये भी एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि गेम ऑफ स्किल कहा जाए कि गेम ऑफ चांस कहा जाए, क्योंकि कुछ गेम्स जैसे रमी हैं, उसमें आपका खेलने का स्किल भी जो है वो मैटर करता है। ब्लैक जैक में भी आपका गेम ऑफ चांस भी है और किसी हद तक आपका स्किल भी लगता है। तो एक होता है सिंपल बैटिंग, कि आपने 1 टू 36 नंबर्स पे बेट कर दिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो गेम ऑफ चांस है। पर अगर कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कसिनोज़ में जिसमें कि स्किल भी लगता है, तो उसको गेम ऑफ स्किल भी कहा जा सकता है, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। बट यहाँ पे इनका जो मेजर बिज़नेस है वो ये गेमिंग को लेके है। और इस पे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि ये कंपनी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कैप इनका इस वक़्त, अब ये गिर चुका है मार्केट कैप, क्योंकि प्राइस जो है वो गिरी है नीचे। पहले ये अराउंड 180 पे ट्रेड कर रहा था, उससे पहले ये काफ़ी हायर प्राइस पे भी था। पर अभी फ़िलहाल इनका मार्केट कैप 3760 करोड़ का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो किसी वक़्त प्राइस जो थी ₹250 पे ट्रेड कर रहा होता था ये स्टॉक, और इस वक़्त ये गिर के जो है 140 पे आ चुका है। तो काफ़ी यहाँ पे जो प्राइस में है रिडक्शन आपको मिलेगी। हाईएस्ट इसने पिछले 5 साल में अराउंड ₹330 का बनाया है। तो 330 से अगर अब आप 140 कंपेयर करो तो हाफ से भी नीचे गिर चुका है, तो काफ़ी नीचे आ गया है। पर अगेन जैसे ही ये स्टॉक्स 50-60% नीचे गिरते हैं, तो नॉर्मल एक जो कंसेप्शन होती है लोगों के दिमाग में, वो होती है कि भई ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई, चलो यहाँ शेयर्स खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा वो क्लैरिफ़ाई करने का मकसद है कि हर जो प्राइस ड्रॉप होती है वो नेसेसरीली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को समझेंगे कि इसमें सच में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या कुछ और बड़ी प्रॉब्लम है। तो मार्केट कैप हमने देखा 3700 करोड़ के अराउंड है, और पी&एल अगर आप इसका देखो तो ये तकरीबन 100, 200, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करते हैं। तो अब यहाँ रिसेंटली हुआ क्या, इतना बड़ा जो इनका क्रैश है वो आया क्यों है, कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को डिफाइन कर रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन ये गैम्बलिंग इस तरह की जो बिजनेसेस हैं, उनको 28% जीएसटी पे करना चाहिए। और वो जीएसटी जो है उनकी कैलकुलेशन, वो बेसिकली उनकी हर बेट पे है। यानी सपोज कीजिए कोई कसिनो में गया और उसने 100 रुपए की बेट करी, तो उसने 100 रुपए के पहले वहाँ चिप्स खरीदने पड़ते हैं, फिर आप बेट करते हो। तो उस पे उनका कहना है कि जैसे ही कोई 100 रुपए के चिप्स खरीदता है तो उसमें 28 रुपए जो है आपको जीएसटी चार्ज करना चाहिए। यानी कोई 100 रुपए अगर लेके आता है तो उसमें आप सिर्फ उसको 100 माइनस 28 यानी कि 72 रुपीज़ के चिप्स दो, जिससे वो खेल सकेगा। और 28 रुपए जो है वो जीएसटी में जमा हो जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट को फाइनली मिलना चाहिए। और जो कैसीनो है वो आज तक कैसे काम कर रहा था कि वो चिप्स देते थे, और जितना पैसा जो नेट उनका रेवेन्यू बनता था, जो उनका प्रॉफिट बनता था, यहाँ पे जो आप देख सकते हो सेल्स, क्योंकि कैसीनो जो होता है वो एक छोटा-सा पोर्शन फीस लेता है ना, जो उनकी कमाई होती है, तो वो सिर्फ रेवेन्यू पे जीएसटी भर रहे थे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में, उसकी वजह से हुआ क्या है कि आज की डेट में इस कंपनी को नोटिस मिला है, और इनको 16,000 करोड़ से ऊपर का जीएसटी भरने के लिए बोला गया है, पिछले 5 साल का रेट्रोस्पेक्टिव। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, जो कंपनी का टोटल मार्केट कैप ही 3,700 करोड़ है, जो कंपनी का आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट पूरे साल का सिर्फ 300 करोड़ भी टच नहीं करता है, वो कंपनी को बोला जाए कि 16,000 करोड़ आप जमा कराओ। यानी कंपनी की नेटवर्थ से ऊपर है, कंपनी के पास ना वो कैश बैलेंसेस हैं, और ये कोई छोटे डिफरेंस नहीं है कि हाँ भाई
किसी के पास कैश जो है वो 10% 20% से कम है, मतलब जो अमाउंट इनसे डिमांड किया गया है वो 8-10 गुना है जो इनकी पेइंग कैपेसिटी है। अगर हम यहाँ पे जाके कंपनी के पास देखते हैं कि इस वक्त कंपनी के पास कैश कितना है, तो यहाँ पे अदर एसेट्स में हमें कैश इक्विवेलेंट्स दिखते हैं 130 करोड़ के आसपास है। डिमांड आई है 16,000 करोड़ की। तो आप देख सकते हो कि 100 टाइम्स से भी ज़्यादा जो इनके पास कैश है, उससे 100 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है वो डिमांड है जीएसटी की। अब यहाँ पे मोर और लेस जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना होगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस कंपनी से जितना दूर खड़ा हुआ जा सके उतना दूर खड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर लॉजिकली मैं इनके बिजनेस को देखूं तो सेंस ही नहीं बनती कि इतना जबरदस्त जीएसटी लगना चाहिए। अब आप इस हिसाब से कहो कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, तो हम रूल्स को कोई नहीं तोड़ेगा, पर रूल्स भी लॉजिकल होने चाहिए। जिस कंपनी का टोटल कमाई, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है टैक्स की, अगेन ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि कोई अगर कमाता है 100 रुपए तो वो 100 रुपए पे आप टैक्स पे करते हो। तो मेरे दो रूल्स जो टैक्सेशन की मेरी समझ में आते हैं, जो हमेशा अप्लाइड होने चाहिए, वो ये कि अगर किसी की कमाई नहीं है तो टैक्स नहीं होना चाहिए। जब कमाई ही नहीं है तो टैक्स किस बात का। और दूसरा, अगर आपकी कमाई है तो आपका टैक्स जो है वो कमाई से ज्यादा नहीं हो सकता। आप ये नहीं लगा सकते कि हाँ आपने कमाई तो आपकी 100 रुपए की हुई पर हम टैक्स उस पर 500 रुपए लगा देंगे, क्योंकि कोई पे ही नहीं कर पाएगा ना। अगर आप ऐसा मॉडल बना दोगे, टैक्स का पर्पस क्या होता है कि आप जो कमा रहे हो उसका एक पोर्शन आप गवर्नमेंट को पे करो, ताकि गवर्नमेंट जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में उसको लगा सके। तो यहाँ पे एक जनरल मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ एज ए लेमैन, कि टैक्स के ये दो रूल तो पक्के से होने चाहिए कि पहली बार टैक्स का जो अमाउंट है वो जिसकी प्रॉफिट ना हो उसको लगना नहीं चाहिए, और दूसरा जो अमाउंट है वो टोटल कमाई से तो कम होना चाहिए डेफिनेटली। कमाई से ज्यादा टैक्स कौन पे कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा मेरा लॉजिक है। तो यहाँ पे 16,000 करोड़ का टैक्स जो लगाया गया है, ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगा है, तो इसमें समझ में आता है कि अब गवर्नमेंट का कहना है कि 5 साल से आपने कस्टमर्स को टैक्स नहीं चार्ज किया तो वो आपकी गलती है। हम तो आपकी पूरी कैलकुलेशन को मतलब उस पर कैलकुलेट करेंगे कि आपने हमेशा कस्टमर को, आपको हमेशा जो है ये टैक्स चार्ज करना चाहिए था, जो अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि कस्टमर तो खेल के कैसीनो में चला गया पिछले 5 साल में। अब वापस आप पकड़ के थोड़ी उनसे टैक्स वसूल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझनी है हमें वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी किसी भी सेक्टर में, अगर आप देखो, ये मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करो, वहां पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लेके आती है। इंसेंटिव्स क्यों लेके आती है? अब ग्रीन एनर्जी के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लेके आती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, और जहां गवर्नमेंट की एक जनरल डायरेक्शन होती है कि हमें उस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करना है, रादर उसको हमें पीछे लेके जाना है, वहां पे गवर्नमेंट हायर टैक्सेस लगाती है। अब एग्जाम्पल तौर पे समझो, टबैको का जो यूज है वो एक सेहत के लिए, पॉपुलेशन की सेहत के लिए अच्छा नहीं, राइट। लिकर जो है उसका जो कंजम्पशन है अगर 1 पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो वो सेहत खराब करता है, वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी? वो टैक्सेस को बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट ये डायरेक्शन लेती है कि हमें जो टबैको है या लिकर है इसके कंजम्पशन को कम करना है, तो वहां टैक्सेस इंक्रीज किए जाएंगे। वहां इंसेंटिव्स नहीं दिया जाएगा कंपनी को कि और टबैको यानी और सिगरेट्स बनाओ और जो है लिकर बनाओ, वो नहीं गवर्नमेंट देगी। वेराज जो सेक्टर जहाँ पे जैसे ग्रीन एनर्जी है, आईटी सेक्टर है जहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, या एग्रीकल्चर जो हमारी मेन स्टे है इकोनॉमी की, जो हमारे को ज़रूरत है, डेफिनेट नीड है हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, तो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट हमेशा जो है वो किसी सेक्टर को इंसेंटिवाइज करेगी, क्योंकि वो उनको उनकी नज़र में कंट्री के लिए ज़रूरी चीज़ है, कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है। और कुछ सेक्टर्स को वो डिसइंसेंटिवाइज करती है, उस पर हायर टैक्सेस, हायर ड्यूटीज लगा के, जहां पे उनको लगता है कि नहीं ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और इसको हमें आगे प्रमोट नहीं करना है। तो मेरी जो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बन रही है कि ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेबी की गाइडलाइंस हो, चाहे आरबीआई हो, ये सारे के सारे जो बॉडीज हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की जो देखरेख है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, ओवरऑल पॉलिसी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो गवर्नमेंट का एक ओवरऑल नजरिया होता है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि जो गैम्बलिंग है, जुआ है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इसको डेफिनेटली इस वक्त ये तो हम क्लियर देख सकते हैं किसी तरह से इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको हैवी तरीके से पेनलाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको ओवरऑल एक मार्केट का परसेप्शन समझना है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो डेफिनेटली हर बिजनेस को यहाँ पे उसके अंडरलाइंग रूल्स लिखेगी,
वहाँ पे अब वो गवर्नमेंट से मेरा मतलब एक्चुअल सरकार से नहीं है, मेरा मतलब है जो जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सब कुछ है, वो इस सेक्टर को प्रमोट करने की फ़ेवर में तो बिल्कुल नहीं है। तो जिस सेक्टर के अगेंस्ट खुद सरकार खड़ी है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना कोई समझदारी की चीज़ नहीं होती, वो भी ऐसे वक़्त में जब हमें क्लैरिटी नहीं है रूल्स की। अब कल ये कह रहे हैं कि ये जाके लीगल हेल्प लेंगे, लीगल रेमेडी लेंगे कि इतना ज़्यादा टैक्स कैसे बना दिया, वो मिलती है नहीं मिलती अलग बात है। पर आपको ये चीज़ साफ-साफ देखनी है कि जिस सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ेशन नहीं मिल रही, उस सेक्टर में आप क्यों घुसना चाहते हो? उस सेक्टर से आप दूर रहो। दूसरी बात कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, अगर वो सिर्फ़ ये होता मान लीजिए कि पेनल्टी अभी इसलिए लग रही है क्योंकि पिछले जो 5 साल हैं इन्होंने टैक्स सही से क्रिएट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया और पे ठीक से नहीं किया तो वो पेनल्टी लग रही है। पर गोइंग फ्यूचर में इनका जो बिज़नेस है वो बड़ा प्रॉफ़िटेबल रह सकता है और वो बहुत बड़े मार्जिन्स हैं, बहुत बड़ी वहाँ पे जो इनकी स्कोप है वो रहेगा। तो भी हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते थे। क्यों? क्योंकि ठीक है, पास में एक गड़बड़ हो गई, उसको एक बार लमसम पेमेंट करके खत्म कर दिया जाएगा और आगे जाके बिज़नेस सक्सेसफुल चलेगा। पर मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर आपको ये बोला जाए कि आप बेटिंग करो, राइट? और या तो आपके ₹100 डूबेंगे या आप ₹100 कमा सकते हो, तो आप वो बेटिंग लेने का एक सोच सकते हो। कोई अगर टाइम टू टाइम चाहे तो वो ये बेट में खेल सकता है ऑनलाइन गेमिंग। पर अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आप ₹100 से बेट करोगे, तो पहले ₹28 तो आपके ले ही लिए जाएँगे टैक्स की फॉर्म में। यानी आप जीतो या हारो वो तो आपको फ़र्क ही नहीं पता। आपको पहले ही अगर आप बेट कर सकोगे ₹72 बेट कर पाओगे। यानी आपकी जेब से तो 100 निकल गए। अगर आप जीतोगे भी और 50-50 का गेम भी हो, तो भी आप सिर्फ ₹72 कमाते हो। पर अगर आप लूज़ करोगे तो आप पूरे 100 लूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे ऑड्स दे सकते हो कि जब लॉस होता है तो 100 लूज़ कर रहे हो और जब कमा रहे हो तो आप 72 कमा रहे हो। उसमें अगर कैसीनो या जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये अपनी कुछ फ़ीस रख लें कि हम हर बेट के लिए ₹2, ₹4, ₹5 हम अपनी फ़ीस भी रखेंगे। तो जो एक प्लेयर जाएगा, वो ₹100 लगाएगा, 28 तो उसके कट जाएँगे सिंपली जीएसटी में। उसके बाद जो ₹5 या ₹4 का चार्ज है, जो कैसीनो प्लेटफ़ॉर्म अपना कमाने के लिए ले रहा है, वहाँ पे आपके ₹4 और निकल गए, तो आपको एसेंशियली खेलने के लिए मिले ₹68। तो ₹68 से आप खेलोगे, अगर आप जीतते हो, तो आपको 68 और मिल जाते हैं। यानी आपको जो 68 का प्रॉफ़िट अब यहाँ पे दिख रहा है, उस 68 पे भी आपको जीएसटी पे करना है, आपको मतलब जो टैक्सेस हैं आपके इनकम टैक्स में आ जाएगा वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना नेगेटिव है यहाँ पे कि जीतने के वक़्त एक बहुत छोटा-सा अमाउंट आपको मिलता है और हारते वक़्त आप पूरे ₹100 गवा दोगे, राइट? तो ये ऑब्वियसली जो बिज़नेस मॉडल है यही सस्टेनेबल नहीं रहेगा और इसकी वजह से ये जो रूल्स बनाए गए, इसकी वजह से मुझे सीरियस डाउट है कि ये एक काइंड ऑफ एक डायरेक्शन है, काइंड ऑफ बड़ा हिंट है जो मेरे ख्याल से ना कोई बोल रहा है, ना कोई समझ रहा है या लोग कहना नहीं चाह रहे। जो मेरी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इस चीज़ को ये डिसिंसेंटिवाइज़ करना चाह रहे हैं कि हमें नहीं गैम्बलिंग को प्रमोट करना, हमें नहीं ऐसी जो गेम्स ऑफ चांस हैं, जहाँ लोग मेहनत करने की बजाय जुआ खेल के, तुक्के मार के अपनी जो है अर्निंग्स बनाने की कोशिश करें, उसको प्रमोट ना करने का यहाँ सीधा-सीधा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा बड़ा रीज़न हो जाता है कि इनका अभी तक का जो पुराना टैक्स है, वो तो एक अमाउंट है, चलो खत्म करो, पर आगे का जो इनका बिज़नेस मॉडल है, वो भी बिल्कुल ही फ्यूचर उसका कहीं दिखाई नहीं देता कि वो किसी भी एंगल से जिस तरह के रूल्स अब दिखाए जा रहे हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। और तीसरा तीसरा जो मेन चीज़ है कि इवन जो पास्ट इनका टैक्स का एक रिक्वायरमेंट है जो 16,000 करोड़ की आई, तो मेरी जो समझ है, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकैलिटीज़ नहीं पता। उसको अगर ये अपील भी करना चाहते हैं, इनकी जो भी ट्राइब्यूनल्स या जो भी कोर्ट में ये अपील करेंगे, उसमें शायद एक रूल होता है कि आपको मिनिमम 25% पे करना पड़ता है और बाकी 75% आप पे ना करके उसके लिए अपील कर सकते हो, जिसके लिए आप फिर उसको जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और कोर्ट जो डिसीजन लेती है, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है ना, आप एक बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन ले लो कि 16,000 करोड़ की जब डिमांड की गई है टैक्स की अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें से अगर सिर्फ 20% का टैक्स भी इनको पे करने को बोल दिया जाए, मैं कह रहा हूँ 80% टैक्स माफ हो जाता है, सिर्फ 20% का टैक्स भी इनको इवेंचुअली पे करना पड़ता है, तो ये कंपनी वाइप आउट हो जाती है। 3200 करोड़ इनको पे करना पड़ेगा, जो इनकी मार्केट कैप के बराबर है। यानी कंपनी उतने में बिक जाएगी, तो भी ये उतना पैसा रेज़ नहीं कर पाएँगे कि ये अपने जो लोन्स हैं, उनको रीपे कर पाएँ। तो ये मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट भी यहाँ पे पीछे नहीं हटेगी, अथॉरिटीज़ भी पीछे नहीं हटेंगी। मैं जब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, तो मेरा मतलब गवर्नमेंट से नहीं है, मेरा मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ से है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ का यहाँ पे पीछे हटना बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने भी सोच समझ के स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी बेसिस पे ही काम किया होगा। वो अपना काम परफेक्टली करती हैं एजेंसीज़, वो गलत तरीके से अपना काम नहीं करती हैं। और ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को यानी टैक्स अथॉरिटीज़ किसी चीज़ को एनफोर्स करने जाएँगी, तो दे विल हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बैकिंग देम। उन्होंने भी एक ऑफिसर ने नहीं,
दसों ऑफिसर्स ने बैठ के उनके डिपार्टमेंट में जो बहुत एक्सपीरियंस है, सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने वेरीफाई किया होगा और तभी इतने बड़े नोटिसेस भेजे होंगे। तो यहाँ पे अब हम न्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो न्यूज़ में आपको एक और फ्लेवर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ दिखेगा कि आशीष कचोलिया जी जो हैं, जो कि एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी इन्वेस्टर माने जाते हैं, इन्होंने भी अपने शेयर सेल कर दिए। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड्स चलाते हैं ये लोग, ये कभी भी अगर शेयर प्राइस नीचे गिरती है शॉर्ट टर्म में, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रेड करते हैं, क्योंकि कभी भी ये शेयर रिसेंट पास्ट में इतना नीचे नहीं गिरा है, 140 की प्राइस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये खरीदने की बजाय उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि एक होता है कि कंपनी में गिरावट आई और गिरावट बिना बात के ही आ गई, कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा होता है कंपनी में गिरावट आई, कंपनी में प्रॉब्लम है पर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, आपको पता है इवेंचुअली कि 99% एक बहुत हाई चांस है, 95%, 90%, 98% चांस है कि कंपनी उस प्रॉब्लम से निकल जाएगी, और जब निकलेगी तो उसमें टाइम लगेगा 1-2 साल। लोगों में पेशेंस नहीं है, इसलिए वो एग्जिट कर रहे हैं, पर बाद में ये स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ पे इनके फंडामेंटल्स बिल्कुल हिल गए हैं। तो मैंने जो 3 रीज़न्स आपको बताए, पहला कि जो ओवरऑल हमारी पॉलिसीज़ का हमें डायरेक्शन दिख रहा है, जो हमारी अथॉरिटीज़ लेके आ रही हैं, इस सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, रादर इस सेक्टर को डिसिंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। दूसरा, जो यहाँ पे इनका पास्ट का ये जो बिल बना है, जीएसटी का 16,000 करोड़ का, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है वो मुझे खतरे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में भी ये कोई अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे। जिस तरह का मॉडल, बिजनेस मॉडल अब बन जाएगा अगर वो रूल्स को अप्लाई किया जाता है, यानी 28% जीएसटी जो है उसको हर बेट पे, यानी जब कोई चिप्स खरीद रहा है उसी वक्त काटा जाएगा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी बेटिंग के लिए, कोई भी ऑनलाइन खेलने के लिए नहीं जाएगा। और तीसरा, जो यहाँ पे साफ साफ चीज दिखाई दे रही है, क्लियर कट, कि अगर इनको एक अमाउंट कम करके भी पे करने को बोला जाए, या इनको ये भी दिखाया जाए कि भाई आप एक वन टाइम पेमेंट कर दो, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कितना कम कर लोगे आप? 100 के अमाउंट को 20%, 30% तो मिनिमम चार्ज करोगे, तो वो भी यहाँ पे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली हमने देख लिया कि जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो लो प्राइस पे बाय करते हैं पर वो एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर कोई इस स्टॉक में फंसा हुआ है, अभी भी ये 140 पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप इसको होल्ड करके बैठे थे तो कम से कम 2-3 महीने से मेरे ख्याल से ये 180 पे ट्रेड कर रहा था। तो 180 से 140 में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, पर मेरे को पर्सनली यहाँ पे कोई स्कोप नहीं दिखता। अब ये ऊपर नीचे जाएगा बिकॉज ये ट्रेडिंग तो करेगा स्टॉक, इसमें ऑप्शंस भी ट्रेड होती हैं, सब कुछ होता है, तो ट्रेडिंग तो यहाँ पे होगी, पर एज अ लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऊपर से अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पुट ऑप्शंस खरीद के डाउन साइड में प्रोटेक्शन ले लूंगा, तो आई थिंक वो भी पॉसिबल नहीं है हमेशा, क्योंकि ये इतना वॉलेटाइल इस वक्त हो चुका है कि ये बैन में जाएगा बार बार। ये सिक्योरिटी बार बार बैन में जाएगी, इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स में वो एक्सीड करेगा बैन लिमिट को, और ये बार बार बैन में जाएगी, तो ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मुझे फंडामेंटली इसकी जो बुनियाद है कंपनी की, वो अब हिलते हुए दिख रही है यहाँ पे। अगर अब कल कोई डिसीजंस आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर जा सकता है, पर पॉइंट ये है कि अगर ये ऊपर जाता है, अपने प्रीवियस हाई पे भी चला जाता है, तो ये बड़ी हद 350 रुपये पे चला जाएगा। ऑलरेडी 140 पे है, 140 से 350 जो है आपको 100-150% गेन दे रहा है। पर ये अगर नीचे गिरता है तो ये जीरो पे भी जा सकता है। तो जब इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, जब आपको डिसेंट इनफ इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगी जहां 15-20% आप आराम से साल का बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के कमा सकते हो। तो यहाँ पे इस कंपनी में फंसे रहने का मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं बनता। अगर मैं अपना पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड होता तो पहली बात मैंने एग्जिट कर लिया होता। दूसरा, जब किसी कंपनी को यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी एक वैल्यूएशन क्रिएट हो गई है, तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर हम में से किसी ने देखा नहीं हुआ। कल ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट पुल बैक कर ली, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज मान जाती हैं कि ठीक है आप मत पे करो, और आगे भी हम रूल्स को रिवाइज कर देते हैं कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बन जाए। वो मुझे नहीं पता होने वाला है कि नहीं होने वाला, पर हमें चलना है आज की सिचुएशन के हिसाब से कि आज क्या हो रहा है। आज कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिख रही जिसमें कि ये साफ क्लियर दिखाई दे कि इस कंपनी का कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जब नहीं दिखाई दे रही तो फालतू के रिस्क लेना है, और अभी इस वक्त बहुत एक अच्छे प्राइस पे मैं कह रहा हूँ स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि 180 ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं, ये 180 से 18 रुपए जाने में इनको टाइम नहीं लगता। जब आपको दिख रहा है कंपनी का फ्यूचर बिजनेस ही नहीं बचेगा, कंपनी पूरी सेल ऑफ हो जाएगी, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, तो वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा पर्सनल टेक है ये, यहाँ पे कोई मेरी अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं अपना एनालिसिस शेयर करना चाह रहा था कि ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं, इनको देखते हुए मेरे को अभी एट दिस टाइम इस कंपनी में कोई ज़्यादा होप नहीं लगती, बल्कि बहुत ही एक रिस्की इन्वेस्टमेंट लगती है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इतना जो चांस है वो क्यों लेना है? बेसिकली इस स्टॉक को इस वक्त होल्ड करना अपने आप में गैम्बलिंग बन गया। तो ये गैम्बलिंग कंपनी है,
और अपने आप में स्टॉक को इस वक़्त होल्ड करना एक गैम्बलिंग की गेम बन जाएगी। तो ये मेरा अपना परसेप्शन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे लोग, उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देगी और वो इसमें फर्दर अपना एनालिसिस करके अपनी एक जजमेंट कॉल ले सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स हैं, तो डेफ़िनेटली आप लिखिए। अगेन सेम रिक्वेस्ट जो मेरी हमेशा रहती है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को ग्रो करने में ही आपकी जो हेल्प है वो मिलती है और वही मेरे लिए सिर्फ़ एक रिटर्न होता है, इतनी मेहनत से, इतने टाइम लगा के जो ये वीडियोज़ बनते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक़्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।